नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। लगता है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे भी हो मोदी सरकार को हराने की ठान ली। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी के रिश्तों पर जो भाषण दिया है वह केजरीवाल के ठाने होने का प्रमाण है। वहीं रामनवमी से पहले जनसभा में ममता बनर्जी और उनके भतीजे ने जैसे तेवर दिखाए तथा बाद में हावड़ा में सांप्रदायिक हिस्सा से जो कुछ हुआ है, तो सीधा अर्थ है कि ममता बनर्जी अब प्रदेश में भाजपा को आगे जीतने नहीं देगी। सवाल है इसके लिए ये दोनों आगे क्या राजनीति करेंगे। इसी सवाल के खुलासे में आज का पहला मेरा शीर्षक है, केजरीवाल ने ठान ली है मोदी से सीधी लड़ाई। अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक यात्रा के शुरुआती दिनों में यह लक्ष्य बनाया था कि वे बनेंगे नरेंद्र मोदी के विकल्प। तभी वे 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने सीधे वाराणसी पहुंच गए थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा के उनके पहले चुनाव में चुनौती दी थी। दिलचस्प बात है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के होते हुए भी 3 साल पुरानी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल तब दूसरे स्थान पर रहे थे। नरेंद्र मोदी उन्हीं को हराकर पहली बार सांसद बने। सन 2014 के बाद से अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का क्लोन बनकर उनका विकल्प बनने के ख्याल में थे। मोदी का विकल्प बनने के लिए अरविंद केजरीवाल ने उन जैसी ही राजनीति शुरू की थी। वे भाजपा की नीतियों पर हमला करते थे, साथ ही विपक्षी नेताओं के ऊपर भी हमला बोलते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मोदी को निशाना नहीं बनाते थे। मोदी की तरह ही उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए, पूरी दिल्ली में तिरंगा लगवाया, स्कूलों में देशभक्ति का कैरिकुलम शुरू किया, हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने पहले मोदी के जैसे राजनीति करके नरेंद्र मोदी की जगह लेने की कोशिश की और अब लगता है अरविंद केजरीवाल ने वह राजनीति बंद कर दी है। केजरीवाल को अब यह समझ में आया है कि ओरिजिनल मोदी के रहते हुए लोगों को क्लोन की ज़रूरत नहीं है, सो उन्होंने मोदी पर हमला शुरू कर दिया है। विधानसभा में नरेंद्र मोदी और अडानी को लेकर ऐसा भाषण दिया जिसका रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के लिए कलंक समान है। अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की सरकार को इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। नरेंद्र मोदी को आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कहा है। विधानसभा में कहा है कि भाजपा हार कर सत्ता से बाहर होगी, तभी देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि देश के सारे भ्रष्ट नेता सीबीआई और ईडी के डर से भाजपा में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में देश को जितना लूटा था उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 सालों में लूट लिया है। केजरीवाल ने विधायकों की खरीद फरोख्त से लेकर लोकतंत्र पर हमले, संस्थाओं पर कब्जा जैसे तमाम आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाए। केजरीवाल ने लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के मसले पर राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है। अब तक कांग्रेस को कमजोर करके उसकी जगह लेने की राजनीति कर रहे केजरीवाल ने कांग्रेस के प्रति सद्भाव दिखाया है। उनकी पार्टी के नेता संसद के सत्र के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बुलाई बैठकों में शामिल हुए और भाजपा विरोधी प्रदर्शन का हिस्सा बने। तभी अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी संसद सत्र के बाद आगे क्या राजनीति करती है। संसद सत्र के बाद यदि विपक्षी एकता भूलकर आम आदमी पार्टी राज्यों में चुनाव लड़ती है और कांग्रेस के वोट काटती है, तो उसका फायदा भाजपा को होगा। तभी अरविंद केजरीवाल के लिए वक्त है जो अब वह ये फैसला ले कि नरेंद्र मोदी को हटाना है या मोदी के कांग्रेस को खत्म करने के मिशन में उनका सहयोगी होना है। गुजरात की तरह भाजपा की और छप्पर फाड़ जीत वे दूसरे प्रदेशों में क्या करवाएंगे। संभव है मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद
केजरीवाल को मोदी के मोमेंट में अपनी हैसियत का एहसास हुआ। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे अपने 2 करीबी सहयोगियों और पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी से सबक उन्होंने सीखा है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद के घटनाक्रम से व उद्धव ठाकरे की पार्टी की दूरदर्शा से उन्हें अंदाजा हुआ होगा कि पहले अपने आप को पंजाब और दिल्ली में आप पार्टी की सरकार को बचाना जरूरी है। तभी वे भाजपा पर हमलावर हुए और कांग्रेस के प्रति सद्भाव दिखाने लगे। निश्चित ही दिल्ली में यदि आप पार्टी ने कांग्रेस के से परोक्ष सहमति में भी रणनीति बनाई तो दोनों के 1 और 11 के दम पर अरविंद केजरीवाल न केवल हल्ला बनवा सकते हैं बल्कि पूरे विपक्ष में नरेंद्र मोदी से सीधे भिड़ने वाला विकल्प भी बन सकते हैं। पूरे विपक्ष का नंबर 1 वाचाल नेता। इसलिए अरविंद केजरीवाल की राजनीति नहीं है तो इसी के साथ उनके अवसर भी नए बने हैं। अब जरा ममता बनर्जी के नए मूड पर भी विचार करें और इसके खुलासे में मेरा आज हेडिंग है, ममता करने लगी विपक्षी एकता की अपील। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के समय 69 साल की होगी। उस नाते यह कह सकते हैं कि तमाम पारंपरिक पैमानों पर यह उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। उसके बाद 2029 में वे 75 साल की होकर राजनीति में भले कुछ सक्रिय रहे लेकिन उनका प्राइम टाइम अगले साल समाप्त हो जाएगा। इसलिए वे इंडिया मोमेंट्स को अपना भी मोमेंट बनाने की अब जी तोड़ कोशिश करती लगती है। वे लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है और उससे पहले केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुकी है। इसलिए उनकी मंजिल स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री की कुर्सी है। सवाल है वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कैसे पहुंचेगी। उनको समझ में आता लग रहा है कि अकेले यह रास्ता तय नहीं हो सकता है और न कांग्रेस का विरोध करके यह मंजिल हासिल की जा सकती है। ममता बनर्जी को समझ आ गया है कि भाजपा अनुकूल अपनी रणनीति की सीमाएं बहुत घातक है। वे अभी तक कांग्रेस का विरोध करके उसको कमजोर करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी। यही उनकी रणनीति थी। वे अकेले भाजपा को चुनौती देने वाली पार्टी बनने के ख्याल में थी, लेकिन गोवा से लेकर त्रिपुरा और मेघालय तक हर जगह उनको झटका लगा है। उल्टे कांग्रेस विरोध की उनकी राजनीति ने भाजपा को मजबूत बनाया। भाजपा ने पश्चिम बंगाल से अधिकाधिक लोकसभा सीट जीतने के टारगेट में ही ईडी व सीबीआई की छापेमारी कराई। ममता और उनके भतीजे अभिषेक के इर्द गिर्द वैसा ही जाल बनाया गया जैसा मायावती के लिए बनाया। इस सब से ममता कुछ डरी तो मन ही मन खुन्नस में भी थी। इसलिए जैसे ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हुई उन्होंने भी अपनी रणनीति बदली और इसी बहाने कांग्रेस के प्रति सद्भाव दिखाया। ममता ने दिल्ली आकर शक्ति प्रदर्शन करने का पहले से तय कार्यक्रम टाला। कोलकाता में 2 दिन का प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा के भ्रष्टाचार विरोध के दावे की पोल खोली और कहा कि देश के सारे भ्रष्ट नेता भाजपा की वॉशिंग मशीन से धुलकर सफ़ेद हो रहे। इसी सभा में उनके भतीजे और पार्टी के उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी ने भी सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रति सद्भाव और विपक्ष को एकजुट करने के जो मैसेज दिए हैं, अब उन्हें ज़मीन पर उतारने का समय है। उन्होंने पिछले दिनों कर्नाटक के जेडीएस नेता कुमार स्वामी से मुलाकात की थी और कहा था कि वे प्रचार के लिए आएंगी, लेकिन अब शायद ही ऐसा हो। जो हो, कुल मिलाकर ममता बनर्जी का मूड और वक्त बदलता लगता है। बदलते समय का फ़ायदा उठाकर यदि ममता बनर्जी आगे अपना इंडिया मोमेंट्स बनाना चाहती है तो उनको पश्चिम बंगाल पर ही फोकस करना होगा। उनके चुनाव रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में यात्रा कर रहे हैं। वे हर जगह आम सभा में कहते हैं कि 26 लोकसभा सीट वाले गुजरात का नेता यदि प्रधानमंत्री बन सकता है तो 40 सीट वाले बिहार का क्यों नहीं बन सकता है।
उन्होंने अभी एक हालिया चुनावी सभा में कहा कि अगर बिहार के लोग साथ खड़े हो जाए तो वे ये सुनिश्चित कर देंगे कि बिहार के बगैर केंद्र की सरकार नहीं बनेगी। सोचें, यह काम ममता बनर्जी अपने राज्य में भी कर सकती है। उनके यहाँ तो बिहार से भी ज़्यादा यानी 42 लोकसभा की सीटें हैं। वे यदि बंगाल के लोगों को ललकारती है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का संकल्प बनाती है तो ये सुनिश्चित हो सकता है कि उनके बगैर दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी। वे 2014 में नरेंद्र मोदी की पहली लहर में 42 में से 34 सीट जीतने का कारनामा बना चुकी है। अगर वे इस कारनामे को दोहराती है तो भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिसके पास अभी राज्य में कोई 18 लोकसभा सीटें हैं। इसके लिए ममता बनर्जी को कांग्रेस और लेफ्ट के साथ रणनीति बनानी होगी। चुनाव पूर्व गठबंधन की बजाय सीटों के रणनीतिक तालमेल का रास्ता भी चुन सकती है। निश्चित रूप से उनके दिमाग में ऐसी कोई रणनीति बन रही होगी या बनी होगी, तभी उन्होंने बंगाल की 40 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। बहरहाल एपिसोड ये यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.